Good evening, sir. कैसे हैं बच्चों? कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. हाउ इज एवरीवन डूइंग? Nice, sir. आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन टुडे।
Okay, so in the last class, we discussed very basic about what we were discussing in the last class. We were discussing about atoms and molecules, right? Yes, sir. Yes, sir. So I hope everyone is clear with the concepts of atom, molecule, compound, and uh, element. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So and हम लोगों ने एटॉमिक नंबर भी डिस्कस किया था क्या? हाँ सर. So we discussed atomic number also. Correct, correct. और हमने स्पीशीज के बारे में भी बात की थी. Yes, sir. That there are two kind of species. One is neutral one, and the other one is ionic. Ionic में भी दो तरीके का होता है, कैटायन और एनायन. Nine. हाँ. ठीक है. Cation में number of protons will always be greater than number of electrons, but atomic number will always be Z. In any neutral species, number of proton बराबर होता है number of electron के, और atomic number हमेशा Z के बराबर होता है. Cation में atomic number हमेशा Z होगा, anion में भी atomic number हमेशा Z ही होगा. So atomic number does not depend upon what is the number of electrons present in any species, right? एनायन में हमने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही बोला था. सर, यस. सर स्पीशीज क्या है? स्पीशीज का मतलब है वो कोई भी चीज हो सकती है. इट कैन बी एन एलिमेंट, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल विच इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एन आयनिक स्पीशीज. सर, Right. आई थॉट दैट बायो वन स्पीशीज. नो 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 नो, स्पीशीज इन जनरल टर्म होता है बेटा, एक ब्रॉडर टर्म होता है चीजों के लिए. ठीक है. तो हाँ ये सर. सारी बातें हमने क्लास में की थी. अगर हमारे पास कोई कैटायन है या हमारे पास कोई एनायन है, hold on for a second. यस. ओ माय गॉड, सब चला गया, कोई बात नहीं. देखिए, यस, अगर हमारे पास कोई कैटायन है, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने? एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. अगर कोई एनायन है और उसमें हमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा, अगेन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा Z एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड. ये बात भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. जैसे एग्जांपल के लिए मैं देता हूं तुम्हें Mg2+. Mg2+ का एटॉमिक नंबर इज 12, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 12 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तब जाके Mg2+ बना होगा. ठीक है. सो 12 माइनस 2 विल बी 10. कोई एनायन देखते हैं, ऑक्साइड आयन देखते हैं. एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन में होंगे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होंगे 8 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड. इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द ऑक्साइड आयन, so total number of electrons will be 10. क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, राइट. एटॉमिक मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से. और ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास नंबर इट्स अ नंबर ओनली, इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर. ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है. और इट नेवर रिप्रेजेंट्स द मास.
ऑफ एन एटम और एलिमेंट, ये कभी किसी एटम का या एलिमेंट का मास रिप्रेजेंट नहीं करता, इट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, अब ये नंबर होता क्या है? अगर ये रिप्रेजेंट मास को नहीं कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी गिवन एटम में इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present inside the nucleus of an atom। यह रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं। नाउ वी आर हियर विद अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स वो चीजें होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहती हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। इनको हम एक साथ में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्लियर है सबको ये बात? अरे हाँ या ना, क्या सबको ये बात क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. ओके, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं तो बेसिकली ये तुम्हें किसका नंबर दे रहा है बेटा? ये तुम्हें बता रहा है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का नंबर। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करते। they never exist in fractions, they never exist in fractions। ठीक है, इसीलिए इनका एडिशन भी कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नॉट इन फ्रैक्शन, तो आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो जो खुद फ्रैक्शन में नहीं है, तो बताइए उनका एडिशन कभी फ्रैक्शन आ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। दैट मीन्स देयर एडिशन will also not be a fraction, their addition will not be a fraction। ये प्रॉपर नंबर्स होते हैं तो इनका एडिशन भी एक प्रॉपर नंबर होगा, राइट? तो एटॉमिक मास नंबर के बारे में एक और बात लिखना है, इट्स जस्ट अ नंबर विच इज नॉट फ्रैक्शनल। ये एक ऐसा नंबर है जो फ्रैक्शनल नहीं होगा। मुझे यस और नो में जवाब दीजिए, क्या सब लोग क्लियर हैं इस बात को लेके? यस सर। Yes, sir. एटॉमिक मास नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लीज कीप राइटिंग एवरीथिंग, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। अगर अभी नोट्स नहीं बनाना है आपको तो जस्ट एटलीस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन गो होम एट, अभी तो होम में ही हो, सो दैट यू कैन मेक नोट्स एट होम आफ्टर द क्लास। चलिए, अब हम लोग कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उससे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है और आपको बोला गया कि इसका एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाएगा। एटॉमिक नंबर हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है और मास, एटॉमिक मास नंबर हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। दिस Z, you know that it is atomic number and this A is atomic mass number, right? सर ये लेफ्ट में नहीं लिखते? बेटा सबस्क्रिप्ट में लिखो, सुपरस्क्रिप्ट में लिखो, कहीं पर लिखो। इधर भी लिख सकते हो ए को इधर भी लिख, Z को इधर भी नीचे भी लिख सकते हो। ओके सर। ओके, so the very first term that I'm going to introduce is isotopes। पहला टर्म हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक माँ के दो बच्चों की तरह होते हैं। ठीक है, भाई बहन बोल सकते हो इनको। ठीक है, हाउ विल वी डिफाइन आइसोटोप्स? सर Same आइसोटोप atomic- आप पहले एलिमेंट्स से विद समझाओ क्या? सेम एटॉमिक बेटा? नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। Same atomic number but different atomic mass number. These सर are the atoms of the same element। सर जी हाँ बोलिए। सर आपने जब आइसोटोप शुरू किया तो अब आपने क्या बोला, वो भाई बहन बोल सकते हैं? हाँ, भाई बहन बोल सकते हो। आइसोटोप्स एक माँ के बच्चों की तरह होते हैं। दे आर द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम मदर। ओके सर।
These are the atoms of the same element which has different mass numbers but same atomic number. उनका मास नंबर डिफरेंट होगा, ए का वैल्यू डिफरेंट होगा, जेड का वैल्यू सेम होगा. तो इसका बुलेट पॉइंट हमने क्या बनाया यहां पर, ए विल बी डिफरेंट एंड जेड विल बी सेम. कीप ऑन मेकिंग these bullet points. A will be different, Z will be same. Got it? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एग्जाम्पल्स, जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन के 3 भाई होते हैं. ठीक है, 1H1, या इसको इधर भी लिख सकते हो आप, 2H1, 3H1. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से. इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम, रिप्रेजेंट करते हैं D से. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम, रिप्रेजेंट करते हैं T से. राइट? As you can see, protium is 1H1, deuterium is 2H1, tritium is 3H1. ठीक है. Now tell me the number of electrons, protons and neutrons in all of these isotopes. तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन Proton on 111. इलेक्ट्रॉन्स बताइए. न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 1. 111. न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड, एटॉमिक मास नंबर Zero. माइनस एटॉमिक नंबर. सो देयर आर 0 न्यूट्रॉन्स, 1 न्यूट्रॉन, 1, 2 2. न्यूट्रॉन. राइट? Yes, sir. व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच लीड्स, देखिए इन आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है यार, प्रोटॉन्स का भी नंबर सेम है, बट क्या न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है? नहीं, sir. नहीं, sir. इसका मतलब it is the number of neutrons which generates isotopes. Right? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It is the number of neutrons which gives rise to or which originates a new isotope. ठीक है, नोट कर लिया? Sir, एक. Just let me know when you are done. डन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं. हेडिंग डालिए आइसोबार्स. कौन बताएगा आइसोबार्स क्या होते हैं? सर Sir, Same atomic same mass number, atomic but mass, different but atomic different number. atomic number. सर उससे पहले मुझे एक डाउट है. हाँ बोलिए. सर वो ड्यूट्रियम, प्रोटियम और ट्रिटियम क्या है वो? आइसोटॉप्स हैं. ओके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं. ओके सर. आइसोबार्स का डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन क्या लिखना है? इसमें क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर हमारा सेम होगा. अब मुझे एक चीज आप बताइए, एटॉमिक नंबर सेम ठीक है, बट एटॉमिक मास नंबर इज सेम, ये बात समझता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ दैट
कि आप यू आर डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स? Yes, sir. You are dealing with different type of atoms, right? हाँ सर। हाँ बट सर। अगर आप आइसोटोप्स में देखो बच्चों, आइसोटोप्स में तो क्या बोल रहा है वो कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग भाई बहन हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम लोग बोलते हैं कि सेम है। इसका मतलब जब भी आप आइसोटोप्स की बात करते हैं, यू आर डीलिंग विद सेम एलिमेंट, आप एक उसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की आप बात करेंगे, आपको एक ईट हाइड्रोजन का लगा हुआ मिलेगा, प्रोटियम का लगा हुआ मिलेगा, हो सकता है एक दूसरा ईट ड्यूटीरियम का लगा हुआ मिल जाए, तीसरा ट्रिटियम का मिल जाए, फिर आपको प्रोटियम मिल जाए, फिर आपको प्रोटियम मिल जाए, तो फिर आपको प्रोटियम मिल जाए, फिर ट्रिटियम मिल जाए, फिर ऐसे कहीं कहीं पे ये जो पूरा हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये जो बना हुआ है, ये हर तरह के आइसोटोप से बना हुआ है हाइड्रोजन के। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन जब आइसोबार्स की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग एक्चुअली डील करते हैं किनसे? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मतलब वी आर डीलिंग विद डिफरेंट एलिमेंट्स। हम लोग डिफरेंट एलिमेंट से डील करते हैं जब आइसोबार्स की बात करते हैं। तो मुझे कोई एग्जांपल दीजिए। अगर पोटेशियम की बात करें, सो फॉर पोटेशियम वी कैन राइट द एटॉमिक नंबर 19 एंड द मास विल बी 40। 39.9 होता है वैसे, लेट्स टेक इट एज 40, ठीक है? इसका मास नंबर हम लोग 40 लेते हैं। और कैल्शियम की भी बात करें, मास नंबर इज 40, एटॉमिक नंबर इज 20, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, and if atomic numbers are different, that means you are dealing with different atoms. One is of potassium, one is of calcium, लेकिन मास नंबर दोनों का बच्चों क्या है? सेम है। समझ में आई? तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? दे विल बी कॉल्ड एज आइसोबार्स। आइसो। सर इसमें कोई भी सेम नहीं रहेगा ना, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें आइसोबार्स में? आइसोबार्स में कोई भी सेम नहीं रहेगा। निकाल के देख लो। इलेक्ट्रॉन बोलो तो 19, इधर भी, इधर 20, इधर प्रोटॉन बोलो तो 19, इधर 20, इधर अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर देखा जाए, सो दिस इज 21 एंड हियर इट इज 20। हाँ सर। बोलिए। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है, एंड न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन क्या हम एक बात ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में एटॉमिक मास नंबर का वैल्यू सेम है? फॉर बोथ ऑफ दिस कैल्शियम एंड पोटेशियम, एटॉमिक मास नंबर इज सेम। दैट मीन्स इफ यू एड दिस वैल्यू, sorry, if you will add this value, what is the product? Sorry, what is the addition product? It is 40. 40। And 40. if you will add these two, it is again 40, 40। यस सर। ठीक है? मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो सम है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग। हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन किसी में कम हो गया हो, ठीक है, तो उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, और दूसरे में हो सकता है एक प्रोटॉन ज्यादा हो तो न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, ताकि ओवरऑल एडिशन हो वो सेम हो दोनों का। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है आइसोटोन्स। सर जी सर मुझे वो आइसोबार्स फिर से समझाओगे क्या पहले से? हार्दिक, आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है भाई? सर ठीक है। समझ में सर नहीं है? आइसोबार्स में मुझे ये नहीं समझा, ये 21 कैसे हो गया न्यूट्रॉन्स? क्योंकि हमने निकाला है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 19 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलता है a माइनस जेड, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ सर। सो 40 माइनस 19 क्या होगा? 21 होगा। हाँ सर। इधर 40 माइनस 20 क्या होगा? 20 होगा। हाँ सर। हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया बताओ अभी? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम नहीं है, सेम क्यों नहीं, क्यों है? क्योंकि आइसोबार्स को हम डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं ना कि एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 19 होता तो फिर उसको कैल्शियम क्यों बोलते?
हाँ सर। बात समझ रहे हो? सर मुझे ये नहीं समझा, अगर हम कैल्शियम अगर हम कैल्शियम को वो 19 बोलते तो कैल्शियम क्यों नहीं रहेगा अगर पोटेशियम 19 है तो? अरे यार, अगर मेरा नाम रजत है और एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता हुआ आदमी तुझे मिलेगा तो तू भी उसको रजत ही बोलेगा ना। हाँ सर। अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर भी 19 हो गया तो आप इसको कैल्शियम, या तो आप इसको कैल्शियम बोल दो पोटेशियम मत बोलो, या आप इसको कैल्शियम मत बोलो पोटेशियम बोलो, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग। एटॉमिक ओके नंबर सर। पहचान होता है किसी की। दो इंसानों के आधार कार्ड की आईडी का नंबर सेम हो सकता है क्या? नहीं सर। हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब वो इंसान एक ही हो, दो ना हो। इस बात को समझो। दो इंसान, वैसे तो दो इंसानों का आधार कार्ड अलग अलग होना चाहिए। जस्ट इन केस मान लो वो दोनों अलग अलग, दोनों दोनों आधार कार्ड सेम है, आईडी सेम है, इसका मतलब वो एक ही आदमी के दो आधार कार्ड मिल गए। हाँ सर। ठीक है? अभी पॉइंट समझा कि नहीं तुमको? हाँ सर। सो आइसोटोन्स की अगर बात करें, नेक्स्ट चीज है हमारा आइसोटोन्स। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन, आइसोटोन। जहां पे भी तुमको आइसो वर्ड दिख जाए समझ जाओ कुछ ना कुछ सेम होने वाला है। ठीक है? कुछ ना कुछ सेम होने वाला है। आइसो का मतलब होता है हाँ सेम, सर। सेम न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम जिसमें नंबर सेम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। और न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालते हो? ए माइनस जेड। A ए minus माइनस, जेड। बोलिए कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन का नंबर? ए माइनस जेड। ए मेरे पास माइनस जेड। 3 स्पीशीज हैं। ऑक्सीजन 16 8, नाइट्रोजन 15 7 और कार्बन 14 6। बताइए मुझे इनमें तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल कर बताइए जरा। सर तीनों सर सब में में पहले 8 बारे एट में है। 8। 8 8 8 8। 8 तो ये तीनों चीज आपस में कैसे रिलेटेड होंगी, क्या बोलोगे इनको सर तीनों को आपस में? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, विल कॉल देम एज आइसोटोन। ठीक है? क्वेश्चन आएगा, एक स्पीशीज देगा, ऑप्शन में बाकी 4 स्पीशीज देगा, बोलेगा बताओ कौन सा इसका गिवन स्पीशीज का आइसोटोन है। सो व्हाट वी विल डू इज विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कर लोगे बात? हाँ सर। सर सर तो इसके डेफिनेशन में क्या आएगा? दीज आर द एटम्स विद द डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट नो नो सेम नो, न्यूट्रॉन्स। these are the species. Now species word is more broader because आप यहाँ पे देखेंगे तो this is an isotope of nitrogen. नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। ये नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप है। तो these are the species having same number of neutrons. करेक्ट बात? हाँ सर। हाँ सर। चमक रहे हैं ना सबको? हाँ सर। नोट कर लिया कि करना है? सर 10 सेकेंड। टेक योर टाइम। सर हो गया। नोट कर लिया सबने? yes sir. Yes, sir. यस सर। आगे चले? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट टर्म है हमारा आइसो सर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सर जी हाँ, बोलिए। आ,
बोलो हार्दिक। सर बोलिए बोलिए। सर वो एटॉमिक सर वो जो एटॉमिक नंबर दिया है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन का, वो सेम है कि वो सच में है क्या? इतना है या एग्जाम्पल है? एटॉमिक नंबर, हाँ। एटॉमिक नंबर मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आपको याद करना है 1 to 50। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो फिर बताओ एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? हीलियम, हीलियम। एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 8 नाइट्रोजन, किसका होता है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, 9 किसका होता है? एटॉमिक फ्लोरीन, नंबर 10 किसका होता है? नियॉन। तो फिर देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, जो है वही है। हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए सर मुझे। और एटॉमिक मास नंबर क्या सेम है क्या? वो सच में है क्या उतना? एटॉमिक मास नंबर 16, 15, 14? जी बिल्कुल। दिस इज द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। दो आइसोटोप होते हैं नाइट्रोजन के, 14 एंड 15। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन 14 में लेता तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो जाता, तो मैं उसको आइसोटोन नहीं बोल सकता था इनके साथ। इसीलिए मैंने नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप उठाया, क्योंकि उसमें 8 न्यूट्रॉन आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने नाइट्रोजन 15 को आइसोटोन बोला। तो समझ गया। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम लोग। आइसो अगेन मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसी स्पीशीज, ये स्पीशीज न्यूट्रल भी हो सकती हैं, ये स्पीशीज आयोनिक भी हो सकती हैं, ये स्पीशीज मोनो एटॉमिक भी हो सकती है, ये स्पीशीज पॉली एटॉमिक भी हो सकती है। न्यूट्रल का मतलब है चार्ज नहीं होगा, आयोनिक का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, मोनो एटॉमिक का मतलब है हो सकता है कि एक एटम वाली चीज हो, पॉली एटॉमिक का मतलब है हो सकता है वो एक से ज्यादा एटम वाली चीज हो। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो अभी देखिए, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, मैं यहां पर चीजें लिख रहा हूं, आप लोग मुझे उनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करके बताएंगे। बताओ मुझे इनमें किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर फ्लोरीन में 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन में कितना है? सर 10 है, फ्लोरीन में 10 है। 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स। सर ऑक्साइड आयन में कितना है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन, इसको हम लोग बोलते हैं सर 10 कैसे ऑक्साइड। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स? बेटा ये पीछे वाली चीज भूल गया है तू हार्दिक। इधर देखो क्या बताया था, एनायन है, उस एनायन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा? उसका एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक्स्ट्रा। हाँ सर। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा? 1, so number of electrons will be 10. ओके सर, नाउ आई अंडरस्टूड। What about oxide ion? 10, What about neon? 10, 10, What about sodium plus? 10, 10, 10. क्या सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. बस फिर हो गया। इन सबको आप लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्पीशीज। इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पहले वाले जो दो हैं ये एनायोनिक स्पीशीज हैं, ये न्यूट्रल है, और ये तीनों कैटायनिक हैं।
हाँ सर। तो हम जो बोल रहे हैं वो न्यूट्रल भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, सर तो अगर किसी के आइसोटोप्स ले तो उसे भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकते बेटा हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज उठा लो। सर वो आयोनिक के बाद आपने क्या लिखा है, मोनो एटॉमिक? मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ओके सर। सर उस आगे चले। 2 मिनट। कर लो, नोट कर लो आराम से। आरोही समझ में आया? आदित्य, आर्यन, दक्ष, इशिता, हाँ हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जेनिक्स, केशव, हाँ सर। यस सर। श्रावणी, तनिष्का, श्रेहान, ग्रेट। चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट डेफिनेशन है, सर बोलिए। सर वो सर सर वो नंबर, सर वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में माइनस क्यों है सर? फ्लोरीन और ऑक्सीजन में माइनस इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो O माइनस बना, फिर मैंने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो बना ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है, हाँ मतलब वो गेन किया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली। ऑक्सीजन में पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कितने, और इसके पास प्रोटॉन्स भी कितने हैं, सर 8 छह प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और मैं इस वाले को रफ करके सीधा ही लिख देता हूँ, ऑक्सीजन 2 माइनस। सो अगर आप ऑक्सीजन 2 माइनस को देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा कौन से आए, जो आपने बाहर से ऐड किए हैं। अभी भी प्रोटॉन्स कितने ही है इसके पास, 8 ही प्रोटॉन्स हैं। अब बताओ मुझे हाँ टोटल इसके सर। पास कितना चार्ज एक्स्ट्रा है। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये दोनों इसको कैंसिल, ये दोनों इसको कैंसिल, ये इन दोनों को कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, दो। 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 तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कितना लिख दिया हमने, 2 माइनस। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज आइसो डायफर्स, दिस इज डायफर, इसको डायपर मत बोल देना, ठीक है। सो आइसो हाँ सर। डायफर्स क्या होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं, इनका डेफिनेशन अगर हमको देना रहे तो इसमें लिखिए आइसो डायफर्स आर द एटम्स having different atomic numbers and mass numbers but have same difference, या फिर लिखिए but have same value for number of neutrons minus number of protons। तो आइसोडाइफर्स के ऊपर बुलेट पॉइंट क्या लिखेंगे, n माइनस p शुड बी सेम।
n माइनस पी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर ठीक है, n माइनस पी सेम होने का मतलब क्या है बच्चों, n माइनस पी का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड करके, हाँ सर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, z। हाँ सर। तो एक्चुअली दिस वैल्यू इज व्हाट, a माइनस 2z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, एटॉमिक मास नंबर सर माइनस ये 2 नेगेटिव टाइम्स। में भी हो सकता है। नहीं होगा। क्यों सर? कैसे हो सकता है नेगेटिव, आप मुझे बताइए कैसे नेगेटिव हो सकता है। सर हमेशा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है। इट इज ऑलवेज ईदर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसका रीजन क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपने। उसका रीजन क्या है, ये हमारा अगर न्यूक्लियस होता है, ये हमारा पूरा एटम है, मैं सिर्फ इसका न्यूक्लियर पार्ट कंसीडर कर रहा हूं। इफ दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द होल एटम, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रिजाइड करता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं। प्रोटॉन्स, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स नहीं रहते। अब समझिए जरा इस बात को, अगर दो प्रोटॉन्स, एक अगर दो लड़ने वाले इंसानों को एक रूम में छोड़ दिया जाए, अगर दो लड़ने वाले इंसानों को एक रूम में छोड़ दिया जाए तो वो उस रूम के अंदर तूफान मचा देंगे। ठीक है, इसीलिए उनके बीच में जरूरी है कि एक न्यूट्रल आदमी रखा जाए जो उनको लड़ने से दूर रखे। बात समझ रहे हो। हाँ सर। लेकिन जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, तुम अभी देख सकते हो, जब ये बेचारा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन यहां पर नहीं था तो ये दोनों प्रोटॉन आपस में रिपेल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बीच में न्यूट्रॉन आ गया, इनके बीच का जो रिपल्शन है वो घट गया, वो कम हो गया। लेकिन अगर एक और प्रोटॉन आ गया तो अब ये दोनों भी करेंगे, ये दोनों भी करेंगे, ये दोनों भी करेंगे आपस में। यू विल नीड मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ सर। ठीक है, और एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतना बढ़ जाता है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ऑलमोस्ट डबल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इट इज सर ऑल। तो हर दो प्रोटॉन के लिए एक न्यूट्रॉन रहता है ना, तो इस हिसाब से तो कम होने चाहिए ना न्यूट्रॉन्स। बेटा ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का टॉपिक है जो आपने अभी छेड़ा है। ओके सर। दिस इज नॉट ऑन अस कि वो इतना होना चाहिए। ठीक है, साइंस इज हैपनिंग ऑलरेडी, वी आर स्टडिंग साइंस। हम लोग जो नेचर में चीजें हो रही है उसको एक्सप्लेन करते हैं, नेचर हमारी वजह से नहीं होता। मैं अभी बोल दूंगा कि बारिश होना चाहिए आज, तो होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता, लेकिन बारिश हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो पूरा ज्योग्राफिकल रीजन हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहाँ से विंड आया, कहाँ से प्रेशर बना। नेचर इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ, वी आर जस्ट स्टडिंग इट, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें मिला, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें मिला, वो पूरा स्टडी किया हुआ है, और उतना क्यों मिला हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट के थ्रू। वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, फिलहाल ओके के लिए सर। ये जान लो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, एंड द रीजन इज द इंटर प्रोटोनिक रिपल्शंस, जो कि किसी भी एटम को डिस्टेबलाइज करता है। सर जी। सर आपने वो न्यूक्लियस बनाने के बाद आपने ये पूछा, ये दो प्रोटॉन्स रहते हैं और समझो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है थोड़ी देर के बाद, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा और एक को निकाला तो क्या होगा? किसको निकाला? सर एक 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 प्रोटॉन को निकाला तो? चलो ठीक है, ये सिनेरियो भी देख लेते हैं। एक प्रोटॉन को निकाला तो क्या हुआ। देखो, प्रोटॉन ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ में और आपको पकड़ के निकाल दो, आप उसको पकड़ के निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। यू नीड एनर्जी टू डू एनी वर्क, आपको चाहिए एनर्जी। ठीक है, जो एटम आपको दिख नहीं रहा है उसके अंदर से प्रोटॉन निकालना है,
That means first you will have to remove these all electrons to approach the nuclear part. ठीक है, और आप जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, न्यूक्लियस बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को और तेजी से पकड़ लेता है और स्ट्रांगली पकड़ लेता है. That means next time you want to remove an electron, you will need another amount of energy, which will be greater than जो आपको पहले लगा था उससे. सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ना. एग्जैक्टली. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं अपनी तरफ. आपने जैसे इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो जितने कम नेगेटिव कम रह गया, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उसको, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, प्रोटॉन्स को निकालना इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट रिक्वायर्स एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी. इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि अगर तुमने हिग्स बोसोन के बारे में सुना है, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं. सर हिग बोसन कौन है सर? हिग्स बोसोन एक टाइप ऑफ बोसोन है, एनर्जी पार्टिकल है. इसको हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं. इट इज बिलीव्ड कि इसकी वजह से ही ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा संसार जो है वो पैदा हुआ है, इसी की वजह से. दिस इज व्हाट साइंटिस्ट सेज. ठीक है, इस प्रोटोन को आपस में भिड़ाने के लिए हमें धरती के 16-17 किलोमीटर नीचे जाके टनल्स बनानी पड़ी थी. ठीक है, तो तुम सोच सकते हो एक प्रोटोन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जेटिकली अनफिजिबल है. मेरी बात समझ रहे हो? प्रोटोन को निकालना. हाँ सर. सर प्रोटॉन्स को निकालने में बहुत एनर्जी लगता है. और वो हिग्स बोसोन नाम का एक गॉड है, उसने कहा था कि वो भैया, गॉड पृथ्वी नहीं में है. बहुत. हिग्स बोसोन नाम का गॉड नहीं है. हिग्स बोसोन खुद एक पार्टिकल है. जैसे तुम्हारा अच्छा. स्कूल का नाम होता है, एक घर का नाम होता है. सर वो गॉड पार्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि यही, इसी की वजह से जो अर्थ है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो पैदा हुआ है यूनिवर्स. तो दिस इज बिलीव टू बी Okay, द sir. गॉड. गॉड किसको बोलते हैं? भगवान, जिसने तुम्हें बनाया. इस यूनिवर्स को किसने बनाया? ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं इस पार्टिकल ने बनाया. तो इस पार्टिकल को नाम दे दिया गॉड पार्टिकल. सर वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में होता है ना? करेक्ट करेक्ट. LHC एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर. खैर, हम लोग जो सर ये बात ऐसे कर रहे मिलता थे, है? क्या ये ऐसे मिलता है? इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज अ पार्ट विच इज आउट ऑफ अवर स्कोप राइट नाउ. मैं बता सकता हूँ, मैं डिस्कशन कर सकता हूँ इस पे, बट कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें. उसके लिए क्वांटम का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है जेई सर में. क्या वो एल क्या है सर? वो क्या है LHC? LHC इसको गूगल पे सर्च कर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर. गूगल इट, यू विल गेट टू नो इन डिटेल. सर क्वांटम का नॉलेज है हम लोग को, MCU देखा है. कितना नॉलेज है क्वांटम का? सर जितना अवेंजर्स में देखा है. नहीं, वो नॉलेज नहीं है. एवेंजर्स वो से कुछ क्वांटम, भी पकाते रहते हैं अवेंजर्स वाले. एवेंजर्स से क्वांटम. सर वहाँ तो टाइम मशीन भी बन गया. वो क्वांटम कुछ नहीं है, वो उसमें कुछ नहीं है क्वांटम. चलिए आगे चलते हैं. आइसोडाइफर्स के एग्जांपल्स देता हूं तुमको. थोरियम है हमारे पास, और थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90 और एटॉमिक मास नंबर है 234. यूरेनियम है मेरे पास, एटॉमिक नंबर इज 22, एटॉमिक मास नंबर इज 238. मुझे इसमें A-2Z का वैल्यू बताइए दोनों के लिए. A है 234 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 90, ये वैल्यू कितना आ रहा है? इधर है 238 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 92. सर वहाँ पे 54 है. क्या दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, यानी A-2Z का वैल्यू दोनों में सेम आ रहा है?
हाँ सर। सो हाँ इन सर। दोनों को हम लोग आपस में क्या बोलेंगे, क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में? सर आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स। एग्जाम्पल नोट कर लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट वो थोरियम का करने दो। सिक्स जो है, सॉरी सिक्स टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं, हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट टर्म इज आइसोस्टर्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा सर मुझे नहीं समझा अभी भी कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है दोस्त, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। टेंथ क्लास तक आप लोगों को चैप्टर के नाम याद रखने होते थे। अभी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चैप्टर्स होते हैं इधर। सर सर क्या है ना, मुझे लगा कि 11th का अभी शुरू हो गया कॉन्सेप्ट। नहीं, 11th चालू हो गया है ना, 11th में ही हुए ना आप लोग। हाँ सर। मुझे लगा कभी सीधा तुमको 12वीं में भेज दिया हो। क्या सीधा? सीधा 12वीं में तो नहीं भेजा ना? आजकल सब बिना एग्जाम दिए सरकार अगली क्लास में भेज रही है। हाँ सर। तो आइसोस्टर्स क्या होते हैं? आइसोस्टर्स बताने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज। दूसरा चीज चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है? अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो हम बोल देंगे वो आइसोस्टर्स होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इधर। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे और इधर हम नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तीन एटम है। N2O में कितने एटम्स हैं? दो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, तीन। नंबर ऑफ एटम सेम हो गए? यस। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो में कितना होगा? 2 टाइम्स 8। ये कितना आ गया? 16 प्लस 6, 22 इलेक्ट्रॉन्स। इधर काउंट करिए। 2 इंटू एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 14 प्लस 8, 22 इलेक्ट्रॉन्स। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है? हाँ सर। तो हम CO2 को और N2O को आपस में क्या बोलेंगे? आइसोटर्स। आइसोस्टर्स। सर एक यहां तक डाउट है। कितने लोगों को, हाँ जी बोलिए। सर ये नंबर ऑफ एटम्स में मतलब हम वैसे ले रहे वैसे भी ले सकते हैं क्या, जैसे हम एवोगाड्रो नंबर से निकालते हैं ना, तो इसमें वैसे भी ले सकते हैं? नहीं, we ओके have सर। to count number of atoms in one molecule only। मैं एवोगेड्रो नंबर की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर सर। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही होंगे ना आइसोस्टर्स? हाँ। ओके सर। चले आगे। सर एक मिनट बस सर वेट। एक मिनट। कर लो, नोट कर लो आराम से।
सर इसके डेफिनेशन में एग्जैक्टली क्या लिखे? Species having same number of electrons as well as same number of atoms are called as isosters. ओके सर। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। चलिए, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास की। किसकी बात करने जा रहे हैं? एटॉमिक मास। अभी तक सबको समझ में आया जितना हमने एज ऑफ नाउ वी हैव स्टडीड? क्या सबको हाँ सर। चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर बोलो। सर क्या आइसोस्टर्स में एलिमेंट सेम है? आप देखो ना इधर आइसोस्टर्स में क्या है। क्या हमने यहाँ पर सेम एलिमेंट्स लिखा? नहीं सर। क्या हम यहाँ पर टाइप ऑफ एटम या एलिमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। नहीं, इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ो, हम नंबर की बात कर रहे हैं, हम टाइप की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना? तो एटम कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस नंबर देखना है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का और एटम्स का। वो दोनों सेम आ जाता है तो आज आइसोस्टर्स बोल दो, नहीं आता तो नहीं होंगे यार। बोलो। हाँ सर। अरे बाकी लोग बोलेंगे कि नहीं? हाँ सर। ये दो ही लोग बोल रहे हैं बस, हार्दिक बोल रहा है, आर्यन बोल रहा है। सर। जो अब रिप्लाई नहीं करेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। हाँ सर। अब की बार अगर रिप्लाई नहीं किया तो गेट रेडी टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द मीटिंग। एटॉमिक मास का डिस्कशन करेंगे अब हम लोग, एटॉमिक मास का, एटम के मास का। हम पहले एटॉमिक मास नंबर की बात कर रहे थे, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लिख सकते हैं क्या? इट इज द मास ऑफ एन एटम। ये क्या है? किसी भी एटम का मास है। क्या होगा ये किसी भी एटम का? मास। मास होगा। अब देखिए, मास को जब बताया गया इनिशियली साइंटिस्ट ने, तो आप अपने से अंदाजा लगाइए, मास एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है? हम अगर ये बोले कि हमारा मास 10 किलोग्राम है, तो आपने 10 किलोग्राम बताने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज को कंपेयर किया होगा ना उसके साथ। पहले 1 किलोग्राम को डिफाइन किया होगा, उसके बाद आपने फिर उस 1 किलोग्राम को 10 चीजें वैसी बनाई होगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बॉक्स ले लिया, दिस इज अ बॉक्स ऑफ 1 किलोग्राम, राइट? एंड आई हाँ हैव सर। टू फाइंड द मास ऑफ दिस ह्यूज बॉक्स। तो मैंने जैसे ही इन दोनों को एक बैलेंस में रखा, तो मैंने देखा इस बॉक्स का मास, बड़े वाले बॉक्स का मास जब बैलेंस में इक्वल शो हुआ, जब मैंने यहां पर ऐसे 1 kg के मैंने 10 बॉक्स रख दिए। बात समझे कि नहीं? तब ये दोनों इक्वल हुए। हाँ दैट सर। मीन्स द मास ऑफ दिस बॉक्स इज 10 kg। 10 kg। इस बॉक्स का मास बताने के लिए मैंने पहले इसको किससे कंपेयर किया? इस 1 किलोग्राम को। अब मान लो मेरे हाँ पास एक सर। बड़ा बॉक्स है जिसका मास 100 किलोग्राम है, और मैंने इसको और इसको बैलेंस में रखा, तो इसका मास बताने के लिए मुझे ये 10 किलो वाले कितने बॉक्स चाहिएंगे? 10। 10। 10 चाहिएंगे। हाँ सर। तब जाके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम 100 किलोग्राम इसको बताने के लिए ऐसे ऐसे हम 100 बॉक्सेस ले आए, हाँ सर। ठीक है? तो मास को बताने के लिए वी नीड टू हैव अ रेफरेंस।
हमारे पास क्या होना चाहिए मास बताने के लिए? रेफरेंस। रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और रेफरेंस हम लोग लेते हैं कार्बन को। हम लोग किसको रेफरेंस लेते हैं? कार्बन। कार्बन को। और स्पेसिफिकली कार्बन का भी कौन सा आइसोटोप? कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हाँ सर। सो आवर रेफरेंस इज C12 आइसोटोप। हमारा रेफरेंस कौन सा होता है बच्चों? कार्बन 612। 12 आइसोटोप। क्यों है ये हमारा रेफरेंस? क्योंकि ये नॉट हाईली रिएक्टिव, कार्बन बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं होता, और नेचर में अच्छा खासा परसेंट प्रेजेंट है, ये हाईली अबेंडेंट भी है, ठीक है। तो ये रीजन है सर कार्बन। रिएक्टिव तो है ना वो, हर दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है। रिएक्टिविटी अगेन एक रिलेटिव टर्म है रिएक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि पहले जो रेफरेंस लिया था, हाइड्रोजन को लिया था, हाइड्रोजन तो भाग भाग के रिएक्ट करता है। उसके बाद ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया, ऑक्सीजन भी भाग भाग के रिएक्ट करता है। लेकिन कार्बन इनके कंपैरिजन में बहुत कम रिएक्टिव है। कार्बन आयनिक बॉन्ड के थ्रू किसी से कंबाइन करना पसंद नहीं करता, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करना पसंद करता है। प्यार से बोलेगा चलो ठीक है तुम भी ले लो मुझे भी दे दो, ना तो किसी को थप्पड़ मार के लेगा, ठीक है, ना खुद दुखी होके किसी को देगा। प्यार से लेगा, प्यार से देगा, ठीक है। सर हमने जो रेफरेंस हाँ लिया है सर। वो C612 है या उस सारे ही आइसोटोप है? बेटा कार्बन के 3 आइसोटोप है यार, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये वाला आइसोटोप रेफरेंस है हमारा। तो अगर सर अ, यही क्यों कम रिएक्टिव है? हाँ, यही क्यों कम रिएक्टिव है? बाकी क्योंकि भी ले सकते। क्योंकि ये वाला तो रेडियो एक्टिव है। हम अपना कोई रेफरेंस ऐसे नहीं लेना चाहेंगे ना जिसका मास हर सेकंड में बदल रहा हो। जब उसी का हाँ मास सर। हर सेकंड में बदल रहा है तो वो दूसरे का मास कैसे बता सकता है? हाँ सर। कार्बन 13 को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेचर में इसका परसेंट बहुत कम प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 0.002% नेचर में प्रेजेंट है। जब नेचर में प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उसको कंपेयर कैसे करोगे? हाँ सर। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो हमने हमारा रेफरेंस लिया कार्बन 12 को, ठीक है। और सबसे पहले जब मास डिफाइन किया गया तो यूनिट आई एएमयू। यूनिट कौन सी आई? एएमयू, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास एटॉमिक। यूनिट। एएमयू को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये कैसे आई? हमें बोला गया कि किसी भी एटम का मास जो होगा, मास ऑफ एनी एटम, एक एटम की बात कर रहे हैं, दैट विल बी A times heavier than mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। कार्बन 12 के आइसोटोप का एक एटम का जो मास है, ठीक है, यदि उस मास को 12 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो हम इस हाँ सर। वैल्यू को बोलते हैं 1 AMU, ठीक है। 1 AMU को कोई पूछे तो क्या बोलोगे? इट इज डिफाइंड एज 1/12 times the mass of one atom of carbon 12. This is the value of 1 AM। सर ऐसा क्यों? रेफरेंस ले लिया ना बेटा, 1 AMU को डिफाइन किया, ये रेफरेंस है हमारा 1 AMU। सर तो दूसरा कोई क्यों नहीं, जैसे 1/6 वगैरह वैसे क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप 12 होता है, 12 AMU होता है, तो 12 से 12 कट के 1 मिल जाएगा तुमको। हाँ सर समझा। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने बोला कि किसी भी एटम का मास हम लोग ऐसे बता सकते हैं। अब ये जो किसी एटम का मास होगा ये भी AMU में आएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम,
ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास नंबर ए क्या होता है 16, और ये वैल्यू 1 AMU है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो गया 16 AMU। कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, कार्बन के लिए एटॉमिक मास नंबर इज 12, मास ऑफ दिस वन एटम ऑफ कार्बन 12, 12 होता है, डिवाइड बाय 12 1, तो ये भी 12 AMU आ गया। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा 1 AMU, तो हम ये भी बोल सकते हैं 1 AMU इज नथिंग बट द मास ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। और हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन होता है एक और एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स तो मास में कंट्रीब्यूट करते नहीं है, तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मास ऑफ प्रोटॉन, बोल सकते हैं कि नहीं। बोल सकते हैं सर। 1 AMU इज मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम और 1 AMU इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन, बात एक ही है। बात क्लियर हो गई, हाँ सर। नोट कर लिया। सर एक मिनट। सर इसे भी वो एक बार ऐसे बैलेंस में समझा ना, आपने पहले समझाया था ना, इसमें इसे वैसे बैलेंस के टाइप में समझा ना, जैसे आपने 1 kg में समझाया था। हाँ देखो, अगर मुझे ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है तो ये अपना बैलेंस है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये डब्बा है और ये अपना बैलेंस है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 AMU रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे रख दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का पलड़ा जो है वो भारी हो गया, तो मुझे यहाँ पे 1 AMU कितनी बार रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 1 AMU रखना पड़ेगा 16 टाइम्स, 16 टाइम्स मुझे टोटल 1 AMU यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का मास मैं बोल सकता हूँ कितना हो गया 16 AMU। 16 है। तुम ऐसे समझो कि ये कार्बन 12 का एक एटम है, दिस इज वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, इसका मास है 12 AMU, इसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, 12 इक्वल पार्ट्स बना दिए, तो एक पार्ट मिल गया जिसका मास कितना है 1 AMU। 1 AMU, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में कौन एटम कितना भारी है वो उस एटम का मास होगा। जैसे अगर इसके बराबर में हाइड्रोजन रखोगे तो पलड़ा बराबर रहेगा, तो मतलब हाइड्रोजन का मास भी कितना हुआ 1 AMU। अगर यहां पर हीलियम रखोगे तो कितनी बार 1 AMU रखना पड़ेगा सर 4 बार 1 AMU रखना पड़ेगा, तो मतलब हीलियम का मास कितना हुआ 4 AMU। 4 AMU। समझ में आई बात अभी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो उसके बाद साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सा टर्म दिया रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ध्यान रखना इसका कोई यूनिट नहीं होता, दिस इज यूनिटलेस, क्योंकि ये रिलेशन मास के रिस्पेक्ट में मास निकाला गया है, तो मास का यूनिट नीचे और मास का यूनिट ऊपर दोनों कैंसिल हो गया, तो एक जस्ट वैल्यू मिलेगा तुम्हें। जैसे किसी इंसान का मास 10 किलोग्राम है ए का, और बी का मास है 20 किलोग्राम, तो उसने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का मास कितना है 10, बी का मास है 20, तो हम बोलेंगे ए का रिलेटिव एटॉमिक मास है 0.5, मतलब जो भी बी का मास होगा ए का उससे आधा होगा। अगर उसने रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा बी का, तो बी का मास है 20, ए का मास है 10, हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास बी का जो होगा वो होगा 2, यानी बी का ए का जो भी मास होगा उसका दोगुना मास होगा बी का। समझ में आई बात। सर मतलब रेशियो टाइप क्या। यस, रिलेटिव है ना बेटा। हाँ सर।
तो हम लोग अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर डिफाइन करने को हमको बोलेगा तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, बताओ। Relative atomic mass of any element, RAM, of an element, that is equals to mass of one atom of that element divided by 1 AMU. इसको समझने का तरीका क्या है, देखो। जैसे यहां पर तुमसे पूछा ऑक्सीजन का एक एटम का मास हमने निकाला 16 AMU। अब बोला ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 16 AMU। किसके रिलेशन में निकाला, 1 AMU के रिलेशन में निकाला, तो 16/1 AMU कितना हो गया, 16। सो रिलेटिव एटॉमिक सर मास, मतलब ये 16 टाइम्स बड़ा है ना 1 AMU से, यही कह रहा है ना ये। दिस इज 16 टाइम्स हेवियर देन द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 डिवाइडेड बाय 12। और यू कैन से ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो 16 गुना भारी है कार्बन 12 के एक एटम के मास को यदि 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो उससे, ठीक है। हाँ सर। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास तुमसे पूछे कार्बन का, तो 12 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU, दिस विल बी 12। रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाए सल्फर का, 32 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU, 32। रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाए नाइट्रोजन का, 14 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU, 14 आ गया। बोलो बेटा। सर इसमें हाँ एक सर, दोनों के समझा। रिस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं ना, जैसे कार्बन और सल्फर के रिस्पेक्ट में पूछा तो ऐसे नहीं नहीं, इसको गलत गलत उसमें मत लेके जाइए। आपका रेफरेंस ये है, आपका रेफरेंस ये 1 AMU है। 1 AMU कहां से आया, अच्छा। कार्बन से आया। मतलब हर बार इसी को ही लेंगे। यस, अनटिल एंड अनलेस वो आपसे पूछे कि बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ओके सर। नोट कर लीजिए इस बात को। श्रावणी, तनिष्का, आर यू देयर? Yes, sir. क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में? No, sir. अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आदित्य, यस सर। इशिता, क्या बोलते हो? चलिए आगे चलते हैं। जिसने नहीं लिखा फटाफट चिपका लो। सर बोलिए एक्सक्यूज मी सर, जी। हमने वो ए और बी आदमी का मास है 10 kg और बी का 20 kg। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को 10 को 20 से डिवाइड क्यों किया और 20 को 10 से क्यों डिवाइड किया? आप ए का मास बता रहे हो बी के रिस्पेक्ट में, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ए। बी का मास ए के रिस्पेक्ट में, दैट विल गिव यू द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बी। तो ए का मास, सेम वे आप एलिमेंट पे समझोगे क्या? एलिमेंट में यहाँ पर ये बताने के लिए मैंने बताया था कि ए और बी के रिस्पेक्ट में कैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। एलिमेंट के लिए बताया तो इधर एलिमेंट में हमारा रेफरेंस फिक्स है 1 AMU। हाँ तो हम जो भी मास निकालेंगे वो 1 AMU के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हाँ सर। बात समझ में आई कि नहीं?
सर हाँ सर। सर तो कार्बन का वो एटॉमिक मास यूनिट 12 है, क्या सच में 12 है? हाँ 12 है यार। हाँ सर। हाँ 12 ही है। बोलिए, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी ना दोस्त। सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं हमने इतने साल पढ़ा नहीं। कितने साल नहीं पढ़ा? ये कितना कितना एक एलिमेंट का कितना एएमयू है, उसका एएमयू कितना है। याद रखना पड़ेगा भाई। हाँ। कंपटीशन पढ़ रहे हो, एलकेजी यूकेजी नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा। हर मतलब तुम लोगों को हो सकता है थोड़ा बात कड़वी लगे, मैं तुमको आ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यू आर इन क्लास 11 नाउ, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू वेरी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स 1 to 50 एलिमेंट्स का याद हो। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल। तुम क्लास 11 में आके भी बोलोगे सर नाइट्रोजन का मास बता दो, सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता दो। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज क्योंकि पीपल। स्टडी तक मटेरियल तो मिला नहीं याद अब है। तक। नहीं, स्टडी मटेरियल इसके लिए क्या चाहिए यार, ये तो एनसीईआरटी में है। 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़े हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो उस चैप्टर उसमें पीरियोडिक टेबल उठाओ। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। गूगल है तुम्हारे पास, गूगल को उठाओ हाँ सर। और 1 to 50 एलिमेंट्स के मास नंबर उठा लो, अपनी नोटबुक में लिख डालो सब एलिमेंट्स। एक कॉलम एलिमेंट्स का बनाओ, एक कॉलम एटॉमिक नंबर्स का बनाओ, एक कॉलम मास नंबर्स का बनाओ, हो गया काम। हाँ सर। अब 50 तक करना पड़ेगा, पहले 20 तक बोला था 10 50 तक करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है सर। थर्ड चैप्टर चालू होगा जब पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें पूरे 118 करने पड़ेंगे। ये ऐसा जहर है, ये पीना ही पीना पड़ेगा, इसके बिना केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा सकती। कौन कितनी जल्दी इसको पी सकता है, बस यही डिफरेंस है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द टीचर, टाइम इज नॉट लाइक दैट। स्पून फीडिंग, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, करना अल्टीमेटली आपको है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। और अगर तुम अभी भी उस एटीट्यूड से पढ़ोगे कि नहीं सर आप ही करवाओ सब कुछ, तो एक बार फिर से अपने डिसीजंस को सोच लीजिए। क्योंकि इट माइट हर्ट यू ऑल, बट द लेवल ऑफ, मैं बोल सकता हूं कि अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को मतलब बिल्कुल बेसिक भी नहीं मालूम है। बिल्कुल बेसिक, जो एक 9th 10th का बच्चा जो साइंस पढ़ता है, वो भी आप लोगों को नहीं मालूम है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। यस सर। सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, तैयारी करनी है तो सीरियसली करिए, नहीं तो मत करिए, छोड़ दो। आईआईटीएंस और डॉक्टर्स ऐसे नहीं बना जाता एक दिन में। दिन में 20-20 घंटा पढ़ाई की है बेटा आईआईटीएन बनने के लिए मैंने। अब देखिए, हम किसी एलिमेंट के लिए दो तरह का मास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक तो उसका एटॉमिक मास, जो कि हमने एएमयू में डिफाइन किया, एक उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं यहां पर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इन एएमयू वाज 16 एएमयू, बट ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था? 16। 16 था। वैल्यू वही है, बट चेंज कहां पर आ गया, ये रिलेटिव बन गया तो यूनिट चला गया।
इसमें रिलेटिव नहीं है तो यूनिट रहेगा। अब ऑक्सीजन के लिए हम एक और तरह का मास डिफाइन कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज मोलर मास। ऑक्सीजन के लिए हम तीसरा मास जो डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। मोलर मास। मोलर मास का डेफिनेशन लिखिए, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और किसी भी चीज के एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 चीजें होती हैं। मतलब आपका मोलर मास एक मोल चीज का मास होगा और एक मोल में इतनी चीजें होती हैं, तो मोलर मास बेसिकली इतनी चीजों का मास है। हाँ सर। जैसे आपने 1 डजन बनाना लिया, 1 डजन बनाना में बनानास का नंबर कितना है? 12। 12। और लेट से 1 डजन बनाना का जो वेट है दैट इज 1 किलोग्राम। सो एक डजन बनाना का वेट 1 किलोग्राम बोलिए या 12 बनानास का वेट 1 किलोग्राम बोलिए, बात एक ही है। मोलर मास एक मोल चीजों का मास बोलिए या मोलर मास इतनी चीजों का मास बोलिए, बात एक ही है। समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर ये बस ऑक्सीजन के लिए है कि बाकी उन लोग के लिए भी? ऑब्वियस सी बात है, बाकी के लिए भी होगा यार, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है ऑक्सीजन के लिए। हाँ समझा। नहीं सर, वो मेरे को आपका वो बीच में थोड़ा कट हो गया था इसके लिए। सो मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, ठीक है, दैट विल बी योर मोलर मास। ओके। हाँ सर। तो हम किसी भी चीज का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ वन यूनिट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, Na। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब मास, हमें किसी भी चीज का अगर मोलर मास निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये। जैसे मास ऑफ वन यूनिट इन ग्राम्स पूछ रहा है मुझसे, अगर उसने पूछा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन बताइए कितना होगा, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे दो चीजें चाहिए, एवोगैड्रो नंबर चाहिए और ये वाला चीज चाहिए। एवोगैड्रो नंबर तो सबको पता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो मुझे चाहिए हाँ मास सर। ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स। समझे बात? हाँ सर वो 1 यूनिट मतलब नहीं समझा, मास ऑफ 1 यूनिट वन यूनिट मतलब एक चीज का। मतलब एक एटम का। मोलर मास आप एटम के लिए भी निकाल सकते हो, मोलर मास आप मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकाल सकते हो। तो अगर आप एटम के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पर यूनिट तुम्हारी एटम होगा। अगर आप मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हो तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ सर। मैं फिलहाल नाइट्रोजन के एक एटम के लिए निकाल रहा हूँ मोलर मास नाइट्रोजन। यहां पर मैं मोलर मास निकाल रहा हूं नाइट्रोजन का, तो मुझे यहां पर एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास रखना पड़ेगा ग्राम्स में। ठीक है। हाँ सर। और हमें पता है, अभी हमने पीछे ही बात की, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाला था 14 AMU, निकाला था कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। और आज के बाद याद रखना 1 AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ठीक है। और ये वैल्यू हमेशा 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। दिस वैल्यू इज ऑलवेज 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। 1 mu वो भी होता है ना, 1/कार्बन 12। हाँ, उसको सॉल्व करके ये आता है बेटा। अच्छा। हाँ सर।
तो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन आ गया 14 AMU, या आप इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 1/Na। ठीक है, और इधर ग्राम्स तो है ही, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है 1/Na, ग्राम्स एज इट इज लगा दिया मैंने। तो दिस इज 14 इंटू 1/Na इंटू ग्राम्स। अब इस वैल्यू को मैं ये रखूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यू को अपन रखेंगे इधर 14 इंटू 1/Na इंटू ग्राम्स इंटू Na। Na से Na कैंसिल हो गया, 14 ग्राम्स मास आ गया 1 मोल नाइट्रोजन का। बात समझे? हाँ सर। सर वो ये नहीं समझा, AMU 1.66 कैसे आया? वो बेटा इनको याद रखनी है ये केमिस्ट बात आपको। सर, लेकिन हमने तो पहले ये बोला था ना कि वो कार्बन के 1/12 का है। एग्जैक्टली बोला था, 1 AMU जो होता है दैट इज 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, अगर तुम इतना डिटेल में जाने चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। 1 AMU हमने डिफाइन किया था 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं जिसको? मास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोमीटर। उस मास स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कवरी के बाद हमें कार्बन 12 के एक एटम का मास मिला था ग्राम्स में। हमें कार्बन 12 के एक एटम का मास मिला था ग्राम्स में। वो वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही हमें वो मास पता चल गया, हमने यहाँ पर 1/12 को यहाँ पर उसका मास हमने रख दिया। यहाँ पर जो भी हमें मास मिला वो एग्जैक्ट वैल्यू है 1.99 इंटू 10⁻⁻24 समथिंग, कुछ वो वैल्यू आता है, -24 या 25। चेक कर लेना है इसको एक बार क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमने इधर रखा और उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये वैल्यू था 1 AMU का। अभी समझ में आई सर बात? तो हमने जो पहले 12 डाला था वहां पे, उसका उसका यूनिट क्या था? किसका 12? हमने वो 12 से 12 कट किया था ना। हाँ सर, तो फिर कार्बन का मास होना चाहिए ना वो। हमने कहाँ एक पे? सर हमने 12 और 12 को कट किया था, जो सी हाँ हाँ ट्वेल्व हाँ सी ट्वेल्व था डिवाइडेड बाय 12, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आया था। हाँ, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मास हमने AMU में रखा है ना बेटा। और यहाँ पे मैं जिस मास की बात कर रहा हूँ ये ग्राम्स में बोल रहा हूँ। हाँ तो सर उसका अच्छा यूनिट क्या था? मास ऑफ वो AMU ही था। आप इस मास को, ग्राम वाले मास को अगर आप AMU में लेकर जाओगे, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 12 AMU। हाँ सर समझ गया। और इसको 12 AMU को ग्राम्स में लेके जाओगे, दिस विल बी दिस मच वैल्यू। हाँ सर समझ गया। है ना, ये यूनिट्स का फेयर है, वैल्यू वही है भाई, मास कार्बन 12 का ही है वो। समझे क्या बात को? हाँ सर समझ गए। तो यहां से मैंने अभी मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल दिया, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज 14 ग्राम्स, राइट। तो अभी जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के लिए मैं फिर से मैं एग्जांपल के लिए उठा रहा हूं। ऑक्सीजन का 3 मास हमने डिफाइन किया, AMU का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास। बताओ ऑक्सीजन का AMU वाला मास कितना हुआ? 16 16 AMU। रिलेटिव मास कितना हुआ? 16। मोलर 16 मास कितना हुआ? 16 ग्राम। 16 ग्राम। ठीक है, सर एक बार वो पिछले वाला स्लाइड दिखाओगे, पिछले के पिछले वाला। आज के लिए इतना करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए।